सो हेलो एवरीवन। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में। यानी इमारतों के वर्गीकरण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं बिल्डिंग क्या होती है। बिल्डिंग इज अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमने सारे बिल्डिंग एलिमेंट्स को यूज करा है, चाहे वो वॉल हो या फिर आपका फाउंडेशन हो, प्लिंथ हो, कॉलम, बीम, रूफ, फ्लोरिंग, लिंटेल, आर्च, विंडो, डोर, जो भी हमारे बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखे हैं, वो सारे चीजों से मिलके आपकी कंप्लीट क्या हुई है, एक बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये बिल्डिंग जो हमने क्रिएट करी है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस और डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज के लिए यूज करी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्यूपेंसी एंड टाइप ऑफ यूजेस। तो ये वेरियस टाइप्स की होती हैं। तो बिल्डिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी आर एस फॉलोइंग। हम इसे अगर देखें कि जो डिफरेंट कैटेगरी है तो इसे दो तरीके से डिवाइड किया है। एक तो उन्होंने ग्रुप में करा है जिसे हम 9 ग्रुप्स क्रिएट करे हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एज पर एनवीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। एनबीसी के हिसाब से जो है किसी एक बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं कि नहीं, बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो उन्हें 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब ग्रुप ए क्या है, ग्रुप बी क्या है, ऐसे टोटल 9 जो हमारे ग्रुप हैं उनको किस तरीके से बताया गया है उसकी बात हम आगे कर लेते हैं। तो अगर हम ग्रुप ए देखें तो ग्रुप ए जो है वो आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग की श्रेणी में आती है। आपकी जो आवासीय इमारतें होती हैं वो किस में आती हैं, ग्रुप ए के अंदर आती हैं। दूसरा होता है ग्रुप बी जो है आपकी एजुकेशनल बिल्डिंग। ग्रुप सी आपकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती हैं जिन्हें हम संस्थागत इमारतें कहते हैं। ग्रुप डी में हमारी आती है असेंबली टाइप बिल्डिंग। ग्रुप ई की बात करें तो बिजनेस बिल्डिंग यानी कि व्यवसाय इमारतें जो होती हैं। ग्रुप एफ की अगर हम बात करें तो ये होती हैं आपकी मर्चेंटाइल बिल्डिंग जिन्हें में हम दुकान या मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आते हैं। अगर हम ग्रुप ई की बात करें तो ये होती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक जो इमारतें होती हैं, जो इंडस्ट्री होती है वो आपके ग्रुप ई इंडस्ट्रियल टाइप बिल्डिंग में आती हैं। देन ग्रुप एच जो होती हैं वो आपकी स्टोरेज बिल्डिंग आती हैं जिन्हें हम भंडारण के लिए या किसी चीज के स्टोर पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। ग्रुप आई की अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी हैजार्डियस बिल्डिंग, एक तरीके से जिसमें हम कोई एक्सप्लोरर या ऐसा कोई सामान रखा होता है, स्टोरेज का ही हो सकता है या फैक्ट्री हो सकती है या किसी भी पर्पज से हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सामान जो है वो खतरनाक हो सकता है, तो ये आपके ग्रुप आई में आएगा। तो इन्हें हम अब डिटेल में जान लेते हैं कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रुप ए की तो जिसके अंदर हमारे पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग आती हैं, वह सभी इमारतें आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आएंगी जिसमें आपका स्लीपिंग एकोमोडेशन है। चाहे वो आपकी सिंगलेक्स, ड्यूप्लेक्स या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो या होटल हो या रो हाउसेस हो, कोई भी चीज हो, ये आपकी किस में आने वाली है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर आने वाली है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में स्लीपिंग एकोमोडेशन होगा। नॉर्मल रेसिडेंशियल पर्पज से जो भी सुविधाएं होती हैं वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपका हो सकता है कि वहां पे डाइनिंग है तो वो अवेलेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी जो सब डिवीजन है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या हो सकती है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जैसे कि कोई हाउस, लॉज, डॉर्मिट्रीज, अपार्टमेंट हाउस या फ्लैट, होटल्स, ये आपके किस में आ सकते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग ग्रुप ए के अंदर आते हैं। अगर हम इन्हें डिटेल में और जाने रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में तो इसके अंदर सब डिवीजन हमने कुछ दिए हैं। चूंकि ये ग्रुप ए के अंदर आते हैं तो हमने इनका नाम जो है सब डिवीजन A1, A2, A3, A4, A5 इस तरीके से सब डिवीजन करा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब डिवीजन A1 की तो उसमें आएंगी आपकी लॉजिंग और रूमिंग हाउस। सब डिवीजन 2 की अगर हम बात करें A2 की तो इसमें 1 और 2 फैमिली डेवलिंग आएगा जिसमें मैक्सिमम 20 नंबर पर्सन के लिए होता है। अगर हम एक फैमिली और दो फैमिली के कोई हाउस की बात कर रहे हैं, डोवेलिंग की बात कर रहे हैं, ड्वेलिंग की बात कर रहे हैं, तो 20 पर्सन मैक्सिमम होंगे एज पर एनबीसी। ऐसा नहीं कि आप उसे कॉमर्शियल 50 लोग या 100 लोगों के लिए यूज कर रहे हैं, वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। अलग अलग कैटेगरी एनबीसी के द्वारा बनाई गई हैं। अगर हम
डोमेट्रीज की बात करें तो सब डिवीजन A3 होता है ये, जिसके अंदर आपके कोई ऐसे बड़े बेडरूम आते हैं, जिसमें बड़े रूम आते हैं जिसमें नंबर ऑफ बेड या आपके जो बेड हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि छात्रावास, कोई स्कूल या कॉलेज के हॉस्टल हो सकते हैं ये, या मिलिट्री के कोई बैरक हो सकते हैं। ये आपकी सब डिवीजन 3 दो मैट्रिक्स के अंदर आएंगे। अगर हम सब डिवीजन 4 की बात करते हैं तो सब डिवीजन A4 जो है आपका, इसके अंदर आते हैं अपार्टमेंट और फ्लैट्स। जैसे हाई राइज कोई बिल्डिंग है, G+5 है, G+4 है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिसके अंदर फ्लैट सिस्टम बना रखे हैं, एक फ्लोर पे 2 3 4 फ्लैट बने हुए हैं या अधिक संख्या है, वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से एरिया के अंदर किस हिसाब से एकोमोडेशन दिया हुआ है। तो ये आपके अपार्टमेंट या फ्लैट्स के अंदर आते हैं। और सब डिवीजन A5 की अगर बात करें तो इसके अंदर होटल्स आते हैं। जनरली होटल के भी इसमें 2 कैटेगरी हो सकती हैं, सब डिवीजन 5A और सब डिवीजन A5 और सब डिवीजन A6, जिसके अंदर एक में नॉर्मल होटल रहेंगे और एक में 5 स्टार और 7 स्टार होटल की कैटेगरी डिवाइड कर दी जाएगी। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बाद अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो इसके अंदर आते हैं एजुकेशन बिल्डिंग्स। एजुकेशन बिल्डिंग वह संस्थागत बिल्डिंग है जिसके अंदर आपके स्कूल, कॉलेजेस और डे केयर बिल्डिंग आती हैं। ये जनरली दिन में चलने वाली इमारतें होती हैं और लार्ज नंबर ऑफ पर्सन के लिए ऑक्यूपेंसी होती है, तो इसे हमने एजुकेशन बिल्डिंग के लिए यूज करा है, जिसके अंदर एजुकेशन बिल्डिंग में आपके स्कूल, कॉलेजेस, डे केयर सेंटर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ग्रुप सी की बात करें तो ये होते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो यूज करा जा रहा है, जैसे कि हॉस्पिटल या नर्सिंग होम, ये आ सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई जेल है या मेंटल हॉस्पिटल है तो ये भी आपकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर आएंगे। अगला है आपके असेंबली बिल्डिंग। जी हाँ, असेंबली बिल्डिंग मतलब जहाँ पे काफी ज्यादा गैदरिंग होने वाली है, नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा इकट्ठे होने वाले हैं। आपका थिएटर हो सकता है, कोई असेंबली हॉल, एग्जीबिशन हॉल, रेस्टोरेंट, म्यूजियम, क्लब हाउस, क्लब रूम, ऑडिटोरियम, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम, क्रिकेट का स्टेडियम हो सकता है, फुटबॉल स्टेडियम हो सकता है। तो ये सब जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स की गैदरिंग होने वाली है, ग्रुप ऑफ पीपल की गैदरिंग होने वाली है, वो किस चीज के अंदर आएंगे? आपके असेंबली बिल्डिंग के अंदर आएंगे। तो ये जो असेंबली बिल्डिंग है, इसको भी के भी सब डिवीजन है। तो जनरली अगर नंबर ऑफ पीपल कम से कम 50 या इससे अधिक लोग एकत्रित होते हैं, तो उसके लिए किसी भी पर्पज से कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई समारोह हो रहा है, इन चीजों के लिए, या पिक्चर हॉल है, थिएटर है, कोई संग्रहालय है, लाइब्रेरी है, जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो आपकी असेंबली है। इसके कुछ फिर डिवीजन कर दिए गए हैं, जैसे अगर 1000 व्यक्ति तक कोई इमारत है तो वो सब डिवीजन 1 में आएगा, जहां पे आपकी एक निश्चित सीट है, यानी कि फिक्स सीट्स हैं। जैसे कि आप क्रिकेट के स्टेडियम को ले सकते हो या थिएटर को ले सकते हो, लेकिन थिएटर जो है आपके वो 1000 सिटिंग कैपेसिटी में नहीं आएगा, वो लेस देन 1000 में आएगा। तो क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम या कोई और आप बिल्डिंग ले सकते हो जहां पे थाउजेंड्स नंबर ऑफ पर्सन की कैपेसिटी है और फिक्स सीट्स है। अगर लेस देन 1000 है तो वो सब डिवीजन D2 के अंदर आ जाएगा। चूंकि असेंबली बिल्डिंग जो है वो ग्रुप डी का है, तो इसलिए हमने इसे सब डिवीजन D2 कह के डिनोट कर दिया है। तो एक कोई इमारत है जिसके अंदर निश्चित सीट है, फिक्स सीट्स है, लेकिन उसमें कैपेसिटी जो है वो लेस देन 1000 है। अगर कोई बिल्डिंग सब डिवीजन D3 के अंदर आ रही है तो उसमें 300 लोग या उससे ज्यादा बैठने की कैपेसिटी होगी। परमानेंट सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब फिक्स सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होगा, टेम्परेरी होगा। जैसे कि कहीं कोई टेंट भी लगा हुआ होता है तो गैदरिंग के लिए, या आप टेम्परेरी कोई अरेंजमेंट लगा लेते हो, तो वो आपके किस चीज के अंदर आते हैं? सब डिवीजन D3 के अंदर आते हैं। D4 के अंदर 300 से लेस देन पीपल के लिए अरेंजमेंट होगा, लेकिन सेम आपका टेम्परेरी अरेंजमेंट होगा, परमानेंट सिटिंग नहीं होगी, परमानेंट अरेंजमेंट नहीं होगा।
अगर हम सब डिवीजन 1 से लेके सब डिवीजन 4 तक की बात करें तो इनमें जो चीजें शामिल नहीं है और फिर उसके अंदर कोई टेम्परेरी डिजाइन या अस्थायी स्ट्रक्चर आ रहे हैं व्यक्तियों को असेंबल होने के अंदर होने के लिए, तो वो हम सब डिवीजन D5 के अंदर रखते हैं। इसके अंदर एक और लास्ट कैटेगरी होती है, जैसे हमने 1 सब डिवीजन D1 D2 D3 D4 D5 को समझा, वैसे ही सब डिवीजन D6 होता है। यह वह सभी मिक्स भवन या मिश्रित इमारतें होती हैं जिसमें व्यक्तियों के एकत्रित होने की व्यवस्था हो या मर्चेंटाइल भवन हो। उदाहरण के लिए कोई शॉपिंग मॉल है या सिनेमा हॉल थिएटर है या मल्टीप्लेक्स है, रेस्टोरेंट है, ये सभी इसके अंदर आ सकते हैं। अगला जो हमारे पास ग्रुप ई है 5th नंबर कैटेगरी में, वो है आपकी बिजनेस बिल्डिंग, यानी कि व्यावसायिक इमारतें। बिजनेस बिल्डिंग जो है वो जहां पे कहीं पे बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है या कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स हो रहा है, तो वो आपकी बिजनेस बिल्डिंग में आएंगी। बिजनेस बिल्डिंग में जो है आपका कोई ऑफिस आ सकता है, बैंक आ सकती हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियर के कोई ऑफिस आ सकते हैं, डॉक्टर, वकील, डाकघर, पुलिस स्टेशन, ये सारी चीजें आपके आ सकती हैं। इन्हें हमने बिजनेस बिल्डिंग E1 कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। अगर कोई लैब है, साइंस लैब है या फिर कोई लाइब्रेरी है, तो इसे हमने सब डिवीजन E2 के अंदर रखा है NBC के हिसाब से। अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेंटर है, कॉल सेंटर है या कहीं से कोई प्रोसेसिंग सेंटर है, तो वो E3 के अंदर आएगा। टेलीफोन एक्सचेंज बूथ है तो वो E4 के अंदर हम लेंगे। इसके बाद ग्रुप F जो है 6 नंबर पे आपका ग्रुप F, मर्केंटाइल बिल्डिंग। These shells include the building used for shop, market, store, होलसेल और रिटेल पर्पस के लिए जो आपका मार्केट है, स्टोर्स हैं, ये आपके मर्केंटाइल बिल्डिंग के अंदर आते हैं। तो ऐसी इन्हें भी हमने अलग अलग जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सब डिवीजन F1, सब डिवीजन F2 और सब डिवीजन F3 के अंदर। अगर हम सब डिवीजन F1 की बात करें तो दुकानें, स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर जो कि लेस देन 500 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर आ रहे हैं, 500 वर्ग मीटर का कोई एरिया है जिसके अंदर आ रहे हैं, तो ये सब डिवीजन 1 के अंदर आएंगे। वही दुकानें, स्टोर या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर जो मोर देन 500 के अंदर आ रहे हैं, उन्हें हम F2 के अंदर रखेंगे। और अगर कोई बेसमेंट में नीचे की तरफ अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर है, मॉल है, तो हम इसे F3 के अंदर लेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। कई जगह आपने देखा होगा, आपके शहरों के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं। अगर मैं भोपाल रीजन की बात करूं तो यहाँ पे गोविंदपुरा और मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है। इंदौर की बात करें तो पीथमपुर, वहां पे आपको इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिल जाता है। तो इन इंडस्ट्रियल एरिया में जो बिल्डिंग बनी होती है, एक तो ये बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से। दीज टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मेनली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, चाहे वो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, या कोई प्लास्टिक के सामान बनते हो, किसी भी तरीके का कोई इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वो यूज हो रहा है, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हियर प्रोडक्ट्स और मटेरियल, ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक फैब्रिकेशन, प्लास्टिक वर्क, गैस प्लांट, रिफाइनरीज, मिल्स, डेयरीज, तो ये सब आपकी किस चीज के अंदर आ जाती है? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर आपके वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज हाउस या कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग, गैराज या फिर कोई ट्रांसिट शेड, ये आपके गुड्स एंड सर्विस की जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं, या मर्केंटाइल बिल्डिंग्स के ही जैसा, मर्केंटाइल स्टोर के ही जैसा ये है, तो ये आपके किस चीज के अंदर आएंगे? स्टोरेज के लिए आएंगे। लेकिन इसमें जो स्टोरेज है वो आप ऐसा स्टोरेज नहीं कर सकते, जैसे अगर आपने वेयर हाउस लिया है, आप अनाज को स्टोर कर रहे हैं, या फिर आप किसी फूड आइटम को स्टोर कर रहे हैं, आप फैब्रिक को स्टोर कर रहे हैं, दैट इज ओके। बट ऐसे प्रोडक्ट्स को आप स्टोर नहीं कर सकते स्टोर बिल्डिंग के अंदर जिसमें कोई केमिकल है या कोई खतरनाक सी चीजें हैं जो आपको नुकसानदेह हो सकती हैं, तो वो आपके स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर नहीं आएंगी।
उन्हें हम जो ग्रुप आई है हमारे पास हैजार्डियस बिल्डिंग उनके अंदर लेंगे। अगर हम हैजार्डस बिल्डिंग की बात करें तो इनमें से कोई भी इमारत या उसका हिस्सा शामिल हो सकता है जो अत्यंत दहनशील या विस्फोटक सामग्री का भंडारण या फिर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती हो या उसका हैंडलिंग करा जाता हो, रखा जाता हो, स्टोर करा जाता हो, अ, अत्यंत ज्वलनशील के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो हम हैजार्डियस बिल्डिंग होते हैं ये जनरली थोड़े आउटसाइड भी बनाए जाते हैं। अगर एक उदाहरण के तौर पे लें तो हैजार्डियस इंडस्ट्री बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। भोपाल में यूनियन कार्बाइड एक ऐसी हमने देखी बिल्डिंग जो आपको पता है। तो इसमें कोई रसायन हो सकते हैं, कोई एसिडिक चीजें हो सकती हैं, जो केमिकल हो सकते हैं, जो अलग-अलग गैसेस या फ्यूंसेस को छोड़े, जो नुकसानदेह हो सकते हैं पब्लिक के लिए। तो ये आपकी ग्रुप आई के अंदर आएँगे। तो ये एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के हिसाब से अलग-अलग हमने कैटेगरी में डिवाइड करा बिल्डिंग को, जो हमारे टोटल 9 ग्रुप्स थे, जिनके अंदर हमने अलग-अलग बिल्डिंग्स को देखा। तो आई होप कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।